आजादी का सवेरा, एक नए भारत का जन्म। यह एक ऐसा क्षण था जिसका हर भारतीय ने बेसब्री से इंतजार किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत एक नए सवेरे में जागा। हर गली, हर मोहल्ले में उत्सव का माहौल था। सदियों के ब्रिटिश राज के बाद आखिरकार भारत को आजादी मिल ही गई। यह संघर्ष और बलिदान की एक लंबी यात्रा का परिणाम था। यह ऐतिहासिक पल आजादी की लंबी और कठिन लड़ाई का नतीजा था। स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प ने इसे संभव बनाया। लाखों भारतीयों के लिए ये खुशी और गर्व का पल था। हर चेहरे पर मुस्कान और हर दिल में गर्व की भावना थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने यादगार भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से देश को संबोधित किया। यह भाषण आज भी हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। देश के सामने कई चुनौतियां थीं। नवजात राष्ट्र को एकजुट करना और विकास की राह पर ले जाना आसान नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से भारी हिंसा और विस्थापन हुआ। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो देश को एक नई दिशा में ले गया। इसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। यह हमारे लोकतंत्र की नींव थी। संविधान ने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। यह हर भारतीय के लिए समानता और न्याय का प्रतीक बना। इसने सरकार की एक संसदीय प्रणाली भी स्थापित की। यह प्रणाली आज भी हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्ष राष्ट्र निर्माण में बीते। सड़कों, पुलों और बांधों का निर्माण हुआ। नेताओं ने प्रमुख संस्थानों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उन्होंने विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए काम किया। यह एकता और अखंडता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। नेहरू युग, आधुनिक भारत की नींव, 1947 से 1964 तक। यह वह समय था जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए युग की शुरुआत की। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू का भारतीय राजनीति पर दबदबा रहा। उन्होंने एक नए राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 17 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को लागू किया। नेहरू ने आर्थिक विकास के लिए एक समाजवादी मॉडल अपनाया। उनका मानना था कि समाजवाद ही देश की प्रगति का मार्ग है। उन्होंने औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके प्रयासों से देश में कई नए उद्योग और परियोजनाएं शुरू हुई। योजना आयोग जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना की गई। यह संस्थान देश की आर्थिक नीतियों और योजनाओं को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नेहरू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना की। ये संस्थान आज भी विश्व भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता द्वारा परिभाषित की गई थी। उन्होंने हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति का समर्थन किया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने विश्व राजनीति में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने वैश्विक मंच पर शांति और सहयोग की वकालत की। नेहरू का मानना था कि विश्व शांति और सहयोग से ही मानवता का कल्याण संभव है। इंदिरा का दौर, चुनौतियां और विवाद, 1964 से 1984 तक। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरी। उनका कार्यकाल सफलताओं और विवादों दोनों से भरा रहा। उन्हें गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अशांति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। उन्होंने प्रगतिशील सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को बदल दिया। हालांकि उनके शासन में 1975 में आपातकाल भी लगाया गया था। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। बदलाव की हवा, गठबंधन की राजनीति का उदय 1984 से 1999 तक। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इस दौर में गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ।
1990 में लागू मंडल आयोग की रिपोर्ट ने आरक्षण पर बहस छेड़ दी। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इसने अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और निजीकरण के लिए खोल दिया। भाग 5, आर्थिक उदारीकरण और इसके राजनीतिक प्रभाव 1991 से 2004 तक। 1990 और 2000 के दशक में आर्थिक उदारीकरण भारतीय राजनीति को आकार देता रहा। भारतीय जनता पार्टी या भाजपा का राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने 1998 में गठबंधन सरकार बनाई। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए, जो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसके उद्भव का संकेत था। 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों को उजागर किया। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी रही। भाग 6, यूपीए वर्ष, एक वैश्वीकृत दुनिया को नेविगेट करना 2004 से 2014 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूपीए 2004 में सत्ता में आया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा जैसे प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए गए। इस अवधि के दौरान भारत ने तेजी से आर्थिक विकास का अनुभव किया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी की। यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोपों और नीतिगत पंगुता से प्रभावित रहा। भाग 7, मोदी घटना, भारतीय राजनीति में एक नया युग 2014 से 2024 तक। 2014 के आम चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। नरेंद्र मोदी जनता के समर्थन की लहर पर सवार होकर प्रधानमंत्री बने। मोदी के चुनाव प्रचार ने विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी जैसे प्रमुख नीतिगत बदलाव लागू किए। भाजपा 2019 में और भी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। मोदी के दूसरे कार्यकाल में सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भाग 8, भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक दलों का विकास। आजादी के बाद से भारतीय लोकतंत्र का काफी विकास हुआ है। एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था से भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया है। क्षेत्रीय दलों ने प्रमुखता हासिल की है। गठबंधन सरकारें आम होती जा रही हैं। पहचान की राजनीति का उदय भी एक उल्लेखनीय विशेषता रही है। राजनीतिक दलों ने बदलते राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार खुद को ढाला है। उन्होंने जाति, धर्म और क्षेत्र सहित विभिन्न आधारों पर मतदाताओं को एकजुट किया है। भाग 9, प्रमुख चुनौतियां और आगे का रास्ता। भारत के सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बनी हुई समस्याएं हैं। सामाजिक तनाव और सांप्रदायिकता सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत की विदेश नीति को एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करना चाहिए। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का उदय अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। इन चुनौतियों का समाधान भारत की भविष्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होगा। भाग 10, निष्कर्ष, 77 साल का भारत, लचीलापन और परिवर्तन की यात्रा। यह एक ऐसी यात्रा है जिसने दुनिया को दिखाया है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी पहचान को फिर से परिभाषित कर सकता है। जैसे ही भारत अपनी आजादी के 77 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, यह अपनी यात्रा पर गर्व के साथ पीछे मुड़कर देख सकता है। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं की दूरदर्शिता और बलिदान ने एक मजबूत नींव रखी। गरीबी और निरक्षरता से जूझ रहे एक नए स्वतंत्र राष्ट्र से भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारतीय धरती पर लोकतंत्र ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। हर चुनाव में लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र यहाँ जीवित और सशक्त है।
देश ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति देखी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। सामाजिक असमानता, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं अभी भी देश के सामने हैं। भारत का भविष्य इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। युवा पीढ़ी को सशक्त बनाना और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सामुदायिक विकास और समाज सेवा के माध्यम से ही यह संभव हो सकता है।